की संरचना और उच्चावच या वाक्य ठीक है। सबसे पहले हम लोग संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर। देखिए संरचना जब हम कहते हैं तो संरचना का हमारा मतलब क्या होता है? भूवैज्ञानिक संरचना, भूवैज्ञानिक संरचना। ठीक है, तो पहले संरचना को जानते हैं, यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जैसे किसी भी देश की जो भूमि होती है उसकी संरचना का महत्व होता है। संरचना के अध्ययन से हम पता करते हैं कि उस देश की भूमि भौगोलिक इतिहास के किस युग में बने हैं। अगर ये पता चल जाए तो हमें इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि उस काल में किस प्रकार के चट्टान बने। बात समझ रहे हैं? किस प्रकार के चट्टान बने और उस चट्टान की क्या अहमियत है, क्या विशेषता है। तो भौगोलिक संरचना के दृष्टिकोण से अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, भौतिक संरचना भी कह सकते हैं, भारत को 3 भागों में बांटा गया है। भारत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला दक्षिणी पठार, दक्षिणी पठार, सदर्न प्लेटू। दूसरा उत्तरी पर्वत माला या हिमालय पर्वत, इसको अंग्रेजी में कहेंगे नॉर्दर्न माउंटेन और हिमालय माउंटेन। तीसरा जो संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना, वो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये 3 संरचनात्मक इकाई है। तीनों के स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं, तब हम इसके उच्चावच की चर्चा करेंगे, यानी लैंडफॉर्म्स की चर्चा करेंगे, फिजियोग्राफी की चर्चा करेंगे। अब देखिए, मोटे तौर पर भारत को संरचनात्मक दृष्टिकोण से, स्ट्रक्चरली या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3
ग्रुप, 3 भागों में इसको बांटा जाता है। भौतिक संरचना के दृष्टिकोण से या भौगोलिक संरचना के दृष्टिकोण से भारत को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला दक्षिणी पठार या प्रायद्वीपीय पठार भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा दक्षिणी पठार कहना। हालांकि प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये भी होगा। देखिए भारत की जो भूमि है, तो भारत में 3 तरह की भूमि है, पठार, पर्वत और मैदान। बात समझ रहे हैं? पठार, पर्वत, मैदान, ये 3 प्रकार की भूमि है। इसमें पठार हम इसको क्रम से जानेंगे, ये जो आप जो पढ़ेंगे सीक्वेंस में पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजिकली। भारत के दक्षिणी भाग में उबड़ खाबड़ पठार है, लहरदार पठार है, अंडुलेटिंग प्लेटू है, अंडुलेटिंग लहरदार प्लेटू है, जिसको दक्षिणी पठार कहा जाता है। यह पठार सागर तल से करीब 300 से 600 मीटर की ऊंचाई में है। वर्तमान समय में कहीं कहीं 1000 मीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार पाया जाता है। यह पठार प्राचीन दृढ़ भूखंड का प्रतिनिधित्व करता है। इट रिप्रेजेंट एंशिएंट रिजिड लैंड मास, एंशिएंट रिजिड एंड स्टेबल लैंड मास, एंड सच लैंड मास इज कॉल्ड शिल्ड इन ज्योग्राफी। यह पठार प्राचीन स्थिर दृढ़ भूखंड का, स्थिर तथा दृढ़ भूखंड का प्रतिनिधित्व करता है, तथा ऐसे स्थिर तथा दृढ़ भूखंड को भूगोल में शिल्ड कहा जाता है। शिल्ड, स्टेबल, शिल्ड का मतलब स्टेबल भी होगा, शिल्ड का मतलब रिजिड भी होगा, है ना? स्टेबल भी होगा, रिजिड भी होगा, और एक बड़ा भूखंड होगा, है ना? तो इसको शिल्ड कहा जाता है। हम इसकी तुलना, इस शिल्ड की तुलना साइबेरियन शिल्ड, बाल्टिक शिल्ड, है ना, उसके बाद ब्राजीलियन शिल्ड, कैनेडियन शिल्ड, अफ्रीकन शिल्ड, ऑस्ट्रेलियन शिल्ड इत्यादि से कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी शिल्ड हैं सभी शिल्ड पठार हैं, लेकिन सभी पठार शिल्ड नहीं होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि पठार का निर्माण और भी माना जो है प्रक्रिया से होता है। तो दुनिया के जितने भी शिल्ड हैं वो सभी पठार हैं, लेकिन सभी पठार शिल्ड नहीं होते हैं। इस पठार की रचना भौगोलिक इतिहास के आरंभिक समय में हुआ था, जियोलॉजिकल हिस्ट्री के इनिशियल पीरियड में हुआ था, है ना? भौगोलिक इतिहास के आरंभिक समय में हुआ था, अर्थात करोड़ों साल पहले इसका निर्माण हुआ है। करोड़ों साल पहले, बहुत पुराना है। आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद इस पृथ्वी पर जो सबसे पहले धरातल बना, भूमि बना, उस भूमि को रिप्रेजेंट करता है कौन? हमारा दक्षिणी पठार। बात समझ रहे हैं? दक्षिणी पठार प्राचीन चट्टानों का बना हुआ है, जिसमें आग्नेय, है ना, जिसमें रवेदार आग्नेय और परिवर्तित चट्टान की अधिकता है। रवेदार, क्रिस्टलीन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक की अधिकता है, जैसे ग्रेनाइट भी है, नीस भी है ना? इस तरह के चट्टान पाए जाते हैं इस दक्षिणी पठार में। बात समझ रहे हैं? तो ये जो है काफी पुराना है, और यही वजह है कि इस पठार में खनिज संसाधन का विपुल भंडार है, प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इस पठार के भूआकृति के अध्ययन से, धरातल के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह पठार बनने के बाद, निर्माण के पश्चात प्रायः हलचलकारी शक्तियों से मुक्त रहा है, यानी फ्री फ्रॉम इंडोजेनेटिक प्रोसेस, हलचल जो होता है उससे मुक्त रहा है। जो कुछ एकाध घटना हुई है हलचल वाली, तो जैसे हलचल की घटना 2 प्रकार की होती है, क्षैतिज और दूसरा लंबवत। तो जब क्षैतिज संचलन का प्रभाव पड़ता है चट्टान पर, तो चट्टान में विकृति आ जाती है, डिफॉर्मेशन आ जाता है, मोड़ उत्पन्न हो जाता है ना? उसकी अस्तर भ्रष्ट, वो अस्तर भ्रष्ट हो जाता है ना? तो इस पठार पर जो है यानी क्षैतिज बल का प्रभाव नहीं के बराबर रहा है। जो भी संचलन हुए हैं, जो भी हलचलकारी शक्तियां उत्पन्न हुई हैं, मूवमेंट हुआ है, उसमें लंबवत संचलन का ही कंट्रीब्यूशन रहा है। और
ऐसे लंबवत संचलन के कारण भूमि टूटकर ऊपर नीचे चला जाता है और इसकी जानकारी इस पठार पर जो चट्टान पाए जाते हैं उसके अध्ययन से पता चला है कि इसके जो स्तर है उसमें किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, जो यह साबित करता है इस पर केवल वर्टिकल मूवमेंट का ही प्रभाव रहा है, भूमि टूटकर ऊपर नीचे गया है, यानी ध्वंस की घटना हुई है। दूसरी बात कि इस पठार, जब से ये पठार बना है तो बनने के बाद ये शायद समुद्र के नीचे नहीं गया। आप पृथ्वी के भूमि का अगर अध्ययन करेंगे तो प्राय सभी भूमि बनता है, कभी समुद्र में जाता है, कभी समुद्र से बाहर आ जाता है, फिर समुद्र में जाता है। तो अगर इस पठार के चट्टान का अध्ययन किया जाए इससे स्पष्ट होता है कि ये पठार बनने के पश्चात शायद समुद्र में कभी नहीं गया। कुछ जो समुद्र के नीचे गया उसमें बीच मध्यवर्ती भाग विंध्या सतपुड़ा का जो भाग है उस बीच के भाग को हम इसको रेखांकित कर सकते हैं। बाकी अन्य क्षेत्रों में पठार समुद्र के नीचे नहीं गया। इसका मुख्य कारण इसको हम कैसे पता करते हैं, तो हम इसकी जानकारी इसके चट्टान के अध्ययन से पता करते हैं, क्योंकि इसमें जो भी चट्टान पाए जाते हैं वो या तो आग्नेय किस्म की है या परिवर्तित किस्म की है, परतदार चट्टान नहीं पाए जाते हैं। और चट्टान में फॉसिल्स की अनुपस्थिति भी इस बात को प्रमाणित करता है कि ये बनने के बाद कभी समुद्र में नहीं गया है। समझ रहे बात को। दूसरी बात कि इस पठार के उत्तरी भाग में जो है प्राचीन पहाड़ियों की निरंतर एक श्रृंखला पाई जाती है, जो पश्चिम में विंध्या पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ये कभी विंध्या पर्वत पश्चिम में गुजरात राजस्थान की सीमा से लेकर पूर्व में मेघालय पठार तक इसका विस्तार हुआ करता था, लेकिन कालांतर में हलचलकारी शक्तियों के द्वारा वास्तविक विंध्या केवल मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के भागों में पाए जाते हैं। उसके आगे कट छट कर ये बिल्कुल विच्छिन्न हो गया है, डिसेक्टेड हो गया है तथा इसको स्थानीय नाम से जाना जाता है। और ये विंध्या पर्वत पश्चिम से पूरब जैसे जैसे आगे बढ़ा यह गंगा के किनारे होता गया और राजमहल की पहाड़ी के रूप में ठीक गंगा के किनारे स्थित है ना। पश्चिम में जो राजस्थान है वो भी इसी दक्षिणी पठार का हिस्सा है, जहां पर वर्षा ना होने के कारण, शुष्कता के कारण मरुस्थल का विकास हो गया है। और मरुस्थल के विकास में इस राजस्थान के पूर्वी भाग में अरावली पर्वत को जिम्मेवार बताया जाता है। अरावली पर्वत यदि राजस्थान के पूर्वी भाग में नहीं होता तो शायद राजस्थान मरुस्थल नहीं होता। और उत्तर पूर्व में जो मेघालय पठार और ये जो है यानी करावी एवलॉन्ग का जो पठार है वो भी इसी का भाग है, इसी दक्षिणी पठार से जुड़ा हुआ है। यानी मेघालय पठार के बारे में कहा जाता है कि कभी यह इससे जुड़ा होता था और कालांतर में जब गंगा तंत्र का काफी लंबे समय के बाद जब हिमालय का उत्थान हुआ, हिमालय के उत्थान के बाद जब गंगा तंत्र का विकास हुआ, नदियों का विकास हुआ, तो गंगा तथा उसकी सहायक नदियां बंगाल खाड़ी जाने के क्रम में, बंगाल खाड़ी तो सभी नदियां समुद्र तक यात्रा करती हैं, तो समुद्र जाने के क्रम में उसके मार्ग में यही ये बाधा हुआ करती थी। कौन? मेघालय पठार का पश्चिमी हिस्सा और ये उत्तरी पूर्वी जो झारखंड का है उसका पूर्वी हिस्सा और वहां विंध्याचल पर्वत का जो भाग है। तो कालांतर में जो है अपर्दनकारी शक्ति के द्वारा गंगा तंत्र का जब विकास हुआ तो इसको काट दिया, जिससे मेघालय पठार पूरब रह गया और इधर राजमहल पर्वत पश्चिम रह गया। दोनों के बीच में भूमि को काटकर, पठार को काटकर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी अपना रास्ता समुद्र तक बनाया है, जिसको हम कहते हैं कि कालांतर में मेघालय पठार गारो राजमहल गैप के द्वारा शेष पठार से यानी दक्षिणी पठार से अलग थलग हो गया। दूसरी बात
कि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेघालय का काफी महत्व है इस मायने में भी कि अगर मेघालय पठार वहां नहीं होता तो शायद हिमालय का विस्तार वैसा नहीं होता जैसा हम देखते हैं। कहा जाता है कि मेघालय पठार चूंकि प्राचीन दृढ़ भूखंड को रिप्रेजेंट करता है, रिजिड एंशिएंट लैंडमास को, स्टेबल ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, और जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो उत्तर से जो एक बल काम किया उस बल के प्रभाव से हिमालय दक्षिण की ओर बढ़ जाता, मुड़ जाता, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में मेघालय पठार इस पर्वत को दक्षिणी विस्तार पर रोक लगा दिया। इसीलिए हिमालय पर्वत में एक चाप का निर्माण हो गया। आप हिमालय को अगर देखेंगे इस तरह का उसमें चाप जैसी आकृति पाई जाती है। यहाँ पर ये जो मेघालय पठार है ये हिमालय के दक्षिणी विस्तार को रोका। अगर ये नहीं होता मेघालय पठार तो शायद हिमालय पर्वत ऐसे होता है ना, तो हिमालय के दक्षिणी विस्तार को रोका, ये हो गया दक्षिणी पठार। अब देखिए भारत के उत्तरी भाग में, सुदूर उत्तरी भाग में एक विशाल पर्वत है, एक गगनचुंबी पर्वत है जिसे हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत का निर्माण भौगोलिक इतिहास के तृतीय महाकल्प में यानी नवीन जीवकल्प में हुआ। कहा जाता है कि आज से 50 मिलियन वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर एक सागर हुआ करता था जिसको भूगोल शास्त्रियों ने, भूगोलवेताओं ने अग्रगंभीर नाम दिया, फोर डीप नाम दिया, है ना। सॉरी, एक मिनट। हिमालय के स्थान पर एक सागर हुआ करता था जिसको भूगोल शास्त्रियों ने, भूगोलवेताओं ने टेथिस सागर नाम दिया। टेथिस, है ना, टेथिस सागर नाम दिया। ये टेथिस सागर पश्चिम में वर्तमान भूमध्य सागर से लेकर हिमालय पर्वत होते हुए पूर्व में चीन के भूमि तक विस्तृत था। और इसमें दक्षिणी भाग से यानी भारत से, अफ्रीका से तथा उत्तरी भाग से यानी यूरेशिया, यूरोप और एशिया से अपरदनकारी शक्तियों के द्वारा विशेषकर नदियों के माध्यम से अपरदित मलबा यानी अवसाद इस टेथिस सागर में जमा होता रहा। ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलता रहा। जैसे जैसे इस टेथिस सागर में अवसाद का जमाव होता गया, इसके तली में धसाव होने लगा, सब्सिडेंस होने लगा, और सब्सिडेंस के कारण, है ना, ये नीचे आगे बढ़ता रहा, जिससे इसके नीचे तापमान में भी वृद्धि हुई होगी। तो आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होता है, हर चीज रिलेटिव होता है। तो नीचे जो धसाव की क्रिया हो रही थी उसकी भी सीमा हो रही होगी, वो असीमित नहीं रहा होगा। कालांतर में आंतरिक हलचलकारी शक्ति के कारण एक क्षैतिज बल क्रिएट हो गया जिसको हम संपीडनात्मक बल कहते हैं। संपीडनात्मक बल को पर्वत निर्माणक बल के रूप में जाना जाता है। दुनिया के सभी विशाल पर्वत, मोरदार पर्वत इसी संपीडनात्मक बल के द्वारा हुआ है। तो एक बल दक्षिण से काम किया, भारतीय क्षेत्र से, एक बल उत्तर से, चीन की तरफ से काम किया। जो टेथिस का मलबा नीचे धंस रहा था, दोनों तरफ से क्षैतिज दबाव के कारण वो मलबा ऊपर उठ गया, लहरनुमा आकृति में बदल गया, पर्वत के रूप में बदल गया, जिसको हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण सागर में हुआ है, इसका जन्म सागर में हुआ है, और यहाँ इस पर्वत से पहले सागर हुआ करता था। तो कालांतर में ये पर्वत बन गए। हिमालय पर्वत तृतीय महाकल्प में बना और ये कई समानांतर श्रेणियों के रूप में है। हिमालय पर्वत जो है एक पर्वत तंत्र, विशाल पर्वत तंत्र का नाम है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतमाला, हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम है ना। और इसी का हिस्सा है पश्चिमी भाग में, जिसको हम आल्प्स पर्वत के नाम से जानते हैं। ये जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत काफी ऊंचा पर्वत है और कई समानांतर श्रेणियों के रूप में है। इस पर्वत के सबसे दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग में महान हिमालय है, उसके दक्षिण में लघु हिमालय है,
और सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। महान हिमालय का निर्माण सबसे पहले हुआ था। वैसे कहा जाता है कि हिमालय पर्वत के निर्माण की शुरुआत यानी मायोसीन युग से प्रारंभ हो गया था, है ना, मायोसीन युग से प्रारंभ हो गया था। उसके बाद फिर ये प्लायोसीन में शिवालिक के क्या कहते हैं, ये लघु हिमालय बन गया। मायोसीन में महान हिमालय बना और प्लायोसीन में लघु हिमालय बना। परंतु शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन से लेकर उसके बाद यानी चतुर्थ महाकल्प में जो प्लिस्टोसीन युग था, प्लिस्टोसीन युग में शिवालिक का निर्माण हुआ। समझ रहे हैं? और कहा जाता है कि हिमालय का जो बीजारोपण है वो क्रिटेशियस युग में ही, क्रिटेशियस क्या मध्य जीव कल्प में ही हो गया था। आप अगर इसको प्लेट टेक्टोनिक की भाषा में कहेंगे तो हिमालय पर्वत का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट यानी चीन की भूमि के आपसी टकराव के कारण हुआ, है ना। आज से करीब 70 मिलियन साल पहले हिमालय के स्थान पर टिथिस सागर हुआ करता था और उसमें लंबे समय तक अपर्दनकारी शक्ति के द्वारा अवसाद का जमा होता रहा। करीब 70 से 65 से 60 मिलियन वर्ष पूर्व की घटना है, नहीं पहले 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व की घटना है। भारतीय प्लेट गतिशील हो गया, उत्तर की ओर चलने लगा, अफ्रीकन प्लेट भी उत्तर की ओर चलने लगा और चीन की भूमि यानी यूरेशियन प्लेट भी दक्षिण की ओर मूव करने लगा धीमी गति से। और करीब 65 से 60 मिलियन वर्ष पूर्व ये प्रोसेस चलता रहा। कहा जाता है कि करीब 60 से 30 मिलियन वर्ष पूर्व तीव्र गति से भारतीय प्लेट उत्तर की ओर जाना शुरू कर दिया और करीब 30 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व की घटना है कि दोनों आपस में दोनों का जोरदार टक्कर हुआ और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। बात समझ रहे हैं? हिमालय पर्वत का निर्माण 30 मिलियन से 2 मिलियन वर्ष पूर्व की घटना है। कहा जाता है कि हिमालय का अंतिम उत्थान आज से करीब 10 लाख साल पहले हुआ था, 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और वर्तमान रूप में हिमालय आ चुका। ये दूसरा हो गया भूआकृति। अब देखिए तीसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, है ना। भारत का जो तीसरा संरचनात्मक इकाई है, भौगोलिक इकाई है ना, संरचनात्मक दृष्टिकोण से इसको हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, है ना। ये उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में दक्षिणी पठार के बीच स्थित है तथा यह मैदान पश्चिम में पंजाब हरियाणा के मैदान से लेकर पूर्व में असम घाटी तक इसका फैलाव है। वैसे कहा जाता है कि पश्चिम में सिंध बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में असम तक इसका विस्तार हुआ करता था, लेकिन जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया, तो सिंधु नदी का मैदान जो है वो वर्तमान पाकिस्तान को चला गया। भारत में मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान रहा, इसीलिए हम इसको केवल गंगा ब्रह्मपुत्र रेफरेंस दे देंगे, सिंधु का भी इन गंगा ब्रह्मपुत्र कहेंगे। अब देखिए कि यह मैदान एक समतल मैदान है, सपाट भूमि वाला हिस्सा है, जलोढ़ का बना है, आप कह सकते हैं नवीन परतदार चट्टान का बना है, जिसमें काफी इलास्टिसिटी पाई जाती है, लचीलापन पाया जाता है ना, और जलोढ़ का बना हुआ है। इस मैदान का ढाल स्लोप, इस मैदान का ढाल प्राय उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, परंतु उत्तरी भाग में ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिणी भाग में ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। गंगा नदी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है तथा इसके उत्तरी एवं दक्षिणी किनारे से अनेक सहायक नदियां इसमें आकर मिलती हैं। यह मैदान सागर तल से करीब 300 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, स्थित है, और लगभग 300 मीटर की जो समोच्च रेखा है इस मैदान के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, जो उत्तरी मैदान को दक्षिणी पठार से अलग करने का भी कार्य करता है। यह मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूरब में संकड़ा हो जाता है ना, पूरब में संकड़ा हो जाता है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई करीब 500 किलोमीटर तक है और पूरब में इसकी चौड़ाई 250 किलोमीटर रह जाती है ना। यह मैदान, इस मैदान के निर्माण के विषय में कहा जाता है, एक तो आप सिंपली आप समझिए इस मैदान का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अनुपात से हुआ है। इसके निर्माण के विषय में कहा जाता है कि हिमालय के उत्थान के समय
हिमालय के उत्थान के समय, क्योंकि आपने पढ़ा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब कोई भूमि ऊपर उठ रहा होता है तो उसी समय किसी भूमि को नीचे धंसना पड़ता है बैलेंस के लिए। अगर कहीं भूमि नीचे धंसती है तो आप समझ लीजिए कि आसपास में कहीं न कहीं भूमि ऊपर उठेगा। ये वर्तमान समय में भी हो रहा है। हम लोग, अलग बात है कि इसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप अध्ययन से आपको पता चलेगा किस तरह की घटना आज भी हो रही है। जैसे आज भी भारतीय प्लेट 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर जा रहा है, तो किसको पता चलता है कि भारत जा रहा है उत्तर की ओर? ये कब महसूस होता है, एहसास होता है? जब समय समय पर हिमालय क्षेत्र में कोई हरकंप होता है, भूकंप होता है, तो हम तब इस बात को समझते हैं कि वो भारतीय प्लेट आज भी पश्चिम के उत्तर की ओर मूव कर रहा है। तो जब तेथिस सागर से हिमालय का उत्थान हो रहा था, हिमालय का निर्माण हो रहा था क्षैतिज बल के माध्यम से, तो दक्षिण से बल ज्यादा एक्टिव था। भारत की तरफ से जो उत्तर फोर्स ऐसे काम कर रहा था वो ज्यादा एक्टिव था। तो इस बल को झेलते झेलते, है ना, उत्तर से एक इतना तीव्र हरकंप आया, इतना तीव्र भूकंप आया, माने कंपन हुआ उत्तर की तरफ से। ये जो आप देख रहे हैं कि वो बल न केवल हिमालय को वर्तमान रूप में ले आया, बल्कि उसी के साथ हिमालय के दक्षिणी भाग में जहां हम लोग हैं, उत्तरी मैदान में एक बड़ा गड्ढा बन गया, भूमि नीचे धंस गया, है ना। भूगर्भ शास्त्रियों ने इसे अग्र गंभीर नाम दिया। तो चूंकि तेथिस से हिमालय, तेथिस सागर डिसअपियर हो गया, वहां हिमालय पर्वत बन गया। तो ये जो गड्ढा बना हिमालय के दक्षिणी भाग में, वर्तमान मैदान के पास, तो तेथिस का जो बचा खुचा जल था, अवशिष्ट जल था, इस गड्ढा में भर गया और भूगर्भ शास्त्रियों ने इसी को अग्र गंभीर कहा। इस अग्र गंभीर की गहराई करीब 1500 से 2000 मीटर के बीच रही होगी। समझ रहे हैं? कालांतर में जब हिमालय से नदी तंत्र का विकास हुआ, जिसमें गंगा तंत्र है, ब्रह्मपुत्र तंत्र है और सिंधु तंत्र, 3 तंत्र है ना। तो गंगा तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र और सिंधु तंत्र और इसकी सहायक नदियां, ये सभी नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र से अपर्दन के द्वारा अवसाद को लाकर इस अग्र गंभीर में भरना शुरू कर दिया। ये अग्र गंभीर भरता गया। कालांतर में लंबे समय के बाद यह भरकर एक समतल मैदान के रूप में बदल गया। यह घटना चतुर्थ महाकल्प की मानी जाती है ना, क्वाटरनरी इरा की मानी जाती है, यानी करीब 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक की बात कह सकते हैं, है ना। और इस तरह से भरकर समतल मैदान के रूप में बदल गया। आज भी ये नदियां इस मैदान से होकर प्रवाहित होती हैं। इस तरह से मैदान का निर्माण अपर्दनकारी शक्ति अर्थात नदी के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से हुआ है ना। अवसाद के जमाव से हुआ है। मैदान समतल है, सपाट है और नवीन परतदार चट्टान का बना हुआ है। भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में हो सकता है, अगर हलचलकारी शक्ति एक्टिव हो जाए, तो ये मैदान भी पर्वत के रूप में बदल सकता है। यहाँ पर्वत का निर्माण संभव हो सकता है, ऐसा माना जाता है। ये 3 भूआकृति हैं जिसकी संरचना को मैं बताया। अब इसके बाद है भूआकृति। भूआकृति की जब हम बात करेंगे, है ना, फिजियोग्राफी की बात करेंगे, तो हम कहते हैं कि भारत की भूमि सभी जगह समान नहीं है। भारत की भूमि सभी जगह समान नहीं है ना। एक ओर जहां दक्षिणी भाग में उबड़ खाबड़ पठार पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर उत्तरी भाग में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है और दोनों के बीच में एक समतल मैदान है। इसके अलावा तटवर्ती भाग में भी समतल मैदान है और उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल भी है और साथ साथ भारत में द्वीप समूह भी हैं। तो इस तरह से भौतिक संरचना के दृष्टिकोण से भारत की भूमि सभी जगह समान नहीं है। अतः भौतिक संरचना के दृष्टिकोण से भारत को कई भूआकृतिक भागों में बांटा जाता है। पहला दक्षिणी पठार,
दक्षिणी पठार या प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा साधारण प्लेटू और पेनिनसुलर प्लेटू, दूसरा उत्तरी पर्वत या हिमालय पर्वत, नॉर्थ माउंटेन और हिमालय माउंटेन, तीसरा उत्तरी मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, नॉर्थ प्लेन और गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन और सब भाग गया। कभी कभी गलती से हड़बड़ी में हो जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, चौथा तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन, पांचवा भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट और छठा द्वीप समूह। भारतीय समूह। ये भारत के भौतिक विभाग है। सबको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं क्लास को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक खाना नहीं खाया। एक जगह पूजा था इसीलिए बिना खाए हुए आए हुए थे, समझ रहे ना। इसमें क्वेश्चन सब देखिए तो क्या क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को। 9 बजे ही आए हुए थे। असल एक जगह अभिषेक का 3 दिन से कहा था, बड़ा जाता ऑब्जेक्टिव करो देखो।
सर, करेगा वो आकृति कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर वैली क्या है उसमें? पूर्वी हिमाचल हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, पूर्वी हिमालय और कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? लोकतक झील मणिपुर में है। लोकतक लेके यूपीएससी में शायद पूछा था ये। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, वेरी गुड, 10 डिग्री चैनल। डोडा बेटा दोदा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च बिंदु है 2637 मीटर, 2637 मीटर। नहीं कुछ नहीं, ये सब आप पहले भी चला है, एक बार लेक्चर दे देंगे आपको, दिक्कत नहीं होगा। ये सब पहले भी पढ़े। इसके बाद का चैप्टर क्या है? अफवाह तंत्र, इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लेंगे। देखो अफवाह ऑनलाइन वाले में 2 ही दिखा रहा है सर। हाँ? क्वेश्चन है इसमें 2 ही क्वेश्चन है। ऑनलाइन एनसीईआरटी क्या है? इंग्लिश मीडियम में 2 ही एमसीक्यू क्वेश्चन दिखा रहा है। मैं वही सोच रहा हूँ कि 4 पढ़ रहा है, 2 पढ़ रहा हूँ। पता नहीं एनसीईआरटी से क्या हो रहा है, समझ में कोई हम को भी नहीं आता। ठीक है, तो आप आते हैं अगले दिन। यस सर। Okay.